Good morning students, how are you? You are welcome to CR International Online Classes। आज का आपका असाइनमेंट नंबर 80 बोथ मीडियम हिंदी एंड इंग्लिश। आज का टॉपिक है मेन सेंटर्स ऑफ ग्रेट रिवोल्ट, महान स्वतंत्रता आंदोलन या महान स्वतंत्रता विद्रोह या उसे हम कहें महान स्वतंत्रता संग्राम, उसके महत्वपूर्ण केंद्रों पर चर्चा की जाएगी। और इसके अलावा अंग्रेज़ों ने कौन कौन सी पॉलिसीज़ अपनाई कि जो हमारे देश के अंदर विद्रोह हुए उनको दबाने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज़ उसने अपनाई, तो वो उस तरीके से हम दो टॉपिक को डिस्कशन आज करेंगे। इसमें सबसे पहला जो है मेन सेंटर्स ऑफ ग्रेट रिवोल्ट, इसका टॉपिक जो पहला लेके चल रहे हैं, महान केंद्र जो है यानी महान जो क्रांति है, स्वतंत्रता संग्राम है, स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख केंद्रों के अंदर सबसे पहले मेरठ कैंट। मेरठ कैंट जो है ये यूपी में पड़ता है। यहाँ पर सबसे पहले क्रांति का बिगुल फूटा। यहाँ पैदल सैनिकों की बटालियन ने सबसे पहले विद्रोह किया। 10 मई को यहाँ पर विद्रोह भड़क चुका था, जो कि पहले से ऑलरेडी 31 मई को डिक्लेयर किया गया था कि 31 मई को हम आंदोलन करने वाले हैं, लेकिन उसको 10 तारीख को ही स्टार्ट कर दिया गया क्योंकि हमारे देश के जो सैनिक थे वो अंग्रेज़ी सेना में भर्ती थे और अंग्रेज़ सेना उन्हें कारतूस दे रखे थे जो कि मुंह से छील करके बंदूक में लगाने होते थे, और उनमें एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, एक अफवाह उड़ा दी गई किसी के द्वारा, और उसमें ये समझाया गया लोगों को कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी है। इसलिए लोग इसी बात को मुद्दा बना करके और आंदोलन जो है, इस जो हिंसक आंदोलन जो है इसको स्टार्ट कर बैठे और 31 मई की जगह 10 मई से ही स्टार्ट कर बैठे। तो सबसे पहले पैदल सेना के द्वारा मेरठ कैंट में स्टार्ट हुआ, पैदल सेना से घुड़सवार सेना, फिर घुड़सवार सेना से बाकी अन्य क्षेत्रों के अंदर इसका विस्तार हो गया। 10 तारीख को घुड़सवार सेना के बहुत से युवा जवान सैनिक ये मेरठ से रवाना होकर के दिल्ली की तरफ कूच किया। दिल्ली के अंदर आकर के इन्होंने लाल किले के फाटक पर आकर के मुग़ल बादशाह से संपर्क किया, उनसे आश्वासन लिया सहयोग के लिए, लेकिन शुरुआत में उन्होंने मना किया कि भाई मैं मतलब बुज़ुर्ग हो चुका हूँ, मैं सपोर्ट नहीं देना चाह रहा हूँ। उनको मतलब डर भी था, उनको ये लग रहा था कि अंग्रेज़ उनके साथ में बहुत सख्ती से पेश आएंगे, उनको मार देंगे, उनके परिवार को ख़त्म कर देंगे, तो इस तरह का डर उसे बना हुआ था। लेकिन फिर भी क्रांतिकारियों का दबाव भी बहुत ज़्यादा था। क्रांतिकारी बगैर किसी अनुमति के उसके दरबार के अंदर सीधे दखल दे गए, और वहाँ जाने के बाद उन्होंने सिर्फ उनके सामने यही मतलब पेशकश की कि आप हमारे नेता बन जाइए, 1857 की क्रांति का नेतृत्व आपके नाम से हम आगे युद्ध लड़ना चाहते हैं, यानी अंग्रेज़ों को भगाना चाहते हैं, अंग्रेज़ों को यहाँ नहीं रखना चाहते हैं। स्टार्टेड रिवोल्ट फ्रॉम हेयर ऑन 10 मई, ये 10 मई को 1857 की क्रांति शुरू हो गई थी। तो ये मेरठ कैंट को आपको याद रखना है। इसके अंदर क्यों हुई, इसमें सैनिकों का जो रीज़न सामने आता है, तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस। सेकंड पॉइंट है दिल्ली, लीडर मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर द्वितीय। ये वह व्यक्ति था जिसमें 11 तारीख को जैसे ही मेरठ से चल करके दिल्ली पहुंचने वाले घुड़सवार सैनिक और बाकी अन्य क्षेत्रों के सैनिक जो कि दिल्ली पहुंच गए थे, 11 तारीख को उन्होंने विद्रोह का बिगुल जो है बहुत मतलब तेज़ी के साथ में आगे विस्तृत रूप उसको आम जनता के सामने दिखाया। इसमें जो दिल्ली के नेता गठित किए गए, यानी उनका बनाया गया क्रांति के नेता, उनका नाम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था, जो कि एक बुज़ुर्ग थे, और फिर भी उन्होंने इसकी कमान, नेतृत्व की कमान जो है 1857 की क्रांति के नेतृत्व की कमान अपने हाथों में ली। इसके बाद है कानपुर के अंदर नाना साहिब, जिनको अंग्रेज़ों की तरफ से पेमेंट मिलती थी, यानी पेंशन मिलती थी, उन्हें 1 लाख के करीब पेंशन मिलती थी। उनकी पेंशन को रोक दिया गया था और
उनसे सभी तरह की सुविधाएं छीन ली गई थी, जिसकी वजह से वो अपोज करने लगे थे अंग्रेज़ों का और उनके विश्वासघात का विरोध करने लगे थे। तात्या टोपे ने भी कानपुर से इनका सहयोग किया, महारानी झांसी का सहयोग किया। इन दोनों के सहयोग की वजह से काफ़ी हद तक सफलताएं भी मिली। कानपुर से बड़ी संख्या में अंग्रेज़ों को मार दिया गया था और अंतिम समय के अंदर इन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई की मदद की और उसके बाद में नेपाल भागकर चले गए। इसके बाद है झांसी, महारानी लक्ष्मीबाई। ये इनके नाम को कौन ऐसा व्यक्ति है जो भारतीय होने के बावजूद जानता नहीं है। महारानी लक्ष्मीबाई की जो कविताएं हैं, जिनकी वीरता के और बहादुरी के चर्चे छोटी छोटी कक्षाओं के अंदर ही पढ़ने को मिलते हैं, तो ये महारानी लक्ष्मीबाई का संबंध झांसी से है। झांसी यूपी के अंदर ही पड़ता है और ये वहाँ की महारानी थी। इनको दत्तक पुत्र गोद ना लेने के लिए इनको मतलब सप्रेश किया गया, इनका दमन किया गया और उनके राजपाट को अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति के तहत ऐसा हुआ। इसके बाद आता है इसके अंदर हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई ने बहुत ही वीरता के साथ में जून 1857 के अंदर अंग्रेज़ों के साथ लगातार युद्ध किया और काफ़ी समय तक उन्होंने लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। और अंग्रेज़ भी जनरल ह्यूरोज़ के साथ उन्होंने युद्ध किया। जनरल ह्यूरोज़ ने भी उनकी प्रशंसा की कि भी ऐसी वीर महिला भारत के अंदर दूसरी कोई नहीं देखी है। इसके बाद आता है अवध का। अवध के नेता बिरजिस कादिर, इनके पिता का नाम था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह एक अच्छे नवाब थे और बहुत अच्छा प्रशासन था। आम जनता के अंदर उनको पसंद किया जाता था, आम जनता उनको प्रेम करती थी। जब अंग्रेज़ों ने उनका राजपाट छीन लिया वो इस तरीके से, क्योंकि अवध के नवाब के साथ में सहायक संधि थोपी गई थी। सहायक संधि का मतलब था अंग्रेज़ी रेजिडेंट उनके दरबार में रहेगा और वहाँ के सैनिकों को वेतन सम्राट यानी वो शासक देगा और वो सैनिक जो है यूज़ किसके आएंगे, अंग्रेज़ों के यूज़ में आएंगे। और इसके अलावा इसका फ़ायदा ये था अंग्रेज़ों को, सैनिकों को कोई खर्चा नहीं देना और उसके अलावा उनके पास में सैनिक भी अवेलेबल रिजर्व में रहेंगे। इसलिए उन्होंने ये इस तरह की चाल चली। और इसके जो पिता थे जिनका नाम मैंने बताया अभी, वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह के साथ धोखा करके उनको इस तरीके का आरोप लगाया गया कि आपको शासन करना नहीं आता और आप आम जनता में लोकप्रिय शासक नहीं हैं। इस तरीके के दो मतलब अपनी तरफ से निराधार निष्कर्ष निकालते हुए उन पर आरोप लगाया गया और उनको हटा दिया गया उनके पद से। तो बताते हैं कि जो लखनऊ से लेकर वो कानपुर तक, जब वो कानपुर उन्हें ले जाया जा रहा था तो पीछे पीछे लखनऊ से आम जनता उनके पीछे पीछे कानपुर तक चली गई थी और रोते बिलखते लोग उनके पीछे पीछे आए और अपने शासक को याद कर रहे थे। इसके बाद उनकी जो पत्नी का नाम था बेगम हज़रत महल। बेगम हज़रत महल ने और बिरजिस कादिर दोनों ने मिलकर अवध में लड़ाई का नेतृत्व अपने नियंत्रण में किया। और यहाँ पर इनके अलावा इनका भी सहयोग नाना साहिब का, तात्या टोपे का भी देखने को मिला। और यहाँ काफ़ी हद तक अंग्रेज़ों के पैर उखाड़ दिए थे। काफ़ी संख्या में अंग्रेज़ लोगों को बंदी भी बना लिया गया था, काफ़ी संख्या में अंग्रेज़ों को मार भी दिया गया था और मतलब काफ़ी मजबूत स्थिति में स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पर आ चुके थे। यानी यह विद्रोहियों को काफ़ी हद तक अवध के अंदर बढ़त हासिल थी। नेक्स्ट है कलकत्ता। कलकत्ता के अंदर आम लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इसके अलावा सैनिकों ने भी इसमें हिस्सा लिया। इसके बाद है बिहार। बिहार से कुंवर सिंह। बिहार के जगदीशपुर के एक जमींदार होते थे, उनका नाम था कुंवर सिंह। उन्होंने लड़ाई के अंदर अपना नेतृत्व प्रदान किया और इस तरीके से हमारे पास में ये सभी लड़ाई के प्रमुख प्रमुख केंद्र हमारे सामने हैं। इसके अलावा दिल्ली का लिख सकते हैं। दिल्ली जो है कि राजनीतिक केंद्र बिंदु उस समय था, राजनीतिक रूप से एक राजधानी था। राजधानी के अंदर आसपास के उत्तरी भारत के सभी जो विद्रोही थे वो एकजुट होकर के दिल्ली के अंदर पहुंच गए थे। सांकेतिक रूप से उसके महत्व को समझते थे। उनको पता था अगर दिल्ली जीत जाते हैं अंग्रेज़ तो ये समझो कि हमारा देश फिर दोबारा से गुलाम हो गया और अगर हम दिल्ली को नहीं जीतने देते हैं तो डेफिनेटली ये हमारी स्वतंत्रता सुरक्षित रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेसिव मेजर्स अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स के लिए जिन लोगों ने 1857 की क्रांति में भागीदारी की या उसमें सहयोग किया, नेतृत्व दिया या किसी
भी तरीके से इन्वॉल्व था उनके लिए बहुत ही दमनात्मक कार्रवाई चलाई गई उन पर। मार्शल लॉ लागू किया गया, लोगों को शक के आधार पर गिरफ्तार करके उनको कई कई वर्ष तक जेल में डालने का ये प्रावधान रखा गया, जिनमें कोई मुकदमा नहीं चलता था, डायरेक्टली उसको जेल में बंद करते थे। नेक्स्ट था डेथ सेंटेंस, और यहाँ पर अंग्रेज़ों के जो सैनिक या फिर पुलिस सेवा में जो बड़े बड़े अधिकारी थे उनको भी हक दे दिया गया कि आप मुकदमा सुन सकते हो। कानून और न्याय व्यवस्था को पूरी तरीके से अंग्रेज़ों ने अपने पक्ष में कर लिया, और इस तरह की व्यवस्था में भारतीयों के खिलाफ वो हर तरीके से अपना मुकदमा सुन सकते थे, उनको मनचाही सज़ा सुना सकते थे। और इस तरीके से डेथ सेंटेंस जो है, अगर किसी ने भी विद्रोह में भाग लिया था तो उनको सीधा सजाए मौत दी जाती थी, जो कि खतरनाक सज़ा थी। नेक्स्ट था मिलिट्री एक्शन, जहाँ ज़रूरत पड़ती थी वहाँ सैनिक कार्रवाई भी किया जाता था कि अगर बहुत ज़्यादा संख्या में विद्रोही जहाँ पे मौजूद हैं उनको कंट्रोल करना है, मारना है या फिर भगाना है, तो वो सभी एक्शन करने के लिए मिलिट्री एक्शन का सहारा लिया जाता था। अंग्रेज़ अपनी आर्मी का इसमें यूज़ करते थे। मिलिट्री एक्शन के दौरान हथियारों का यूज़ बहुत होता था और विद्रोहियों पर बेरहमी से उनको मतलब मार दिया जाता था। नेक्स्ट था काउंटर, इसके अंदर हम ये भी लिख सकते हैं कि मिलिट्री एक्शन के अंदर कि लोगों को तोप के सामने बंद करके और फिर गोला उसमें दाग दिया जाता था, जिससे उस व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो जाती थी। ये पनिशमेंट था मिलिट्री एक्शन के दौरान। नेक्स्ट था काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, कुछ इस तरह का भी था कि काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के अंदर कि अंग्रेज़ लोग और भारतीय लोगों से कोई सहानुभूति नहीं रखना चाहते थे, उनके साथ में विरोध वाली बातें हमेशा आती थी। तो इसके अंदर जो भारतीय जितने भी विद्रोही नेता थे उनको मनाने की कोशिश की गई, उनको लालच दिया गया कि किसी तरीके से ये लोग हमारे पक्ष में आ जाएं, और इस तरीके की मतलब फूट डालने की कोशिश की गई। यह ऐसा ही डिप्लोमेसी में हुआ। कूटनीति के दौरान बड़े बड़े साहूकारों को, बड़े बड़े जमींदारों को अंग्रेज़ लोगों ने अपने साथ में मिला लिया। जो साथ में नहीं आए उनको कठोर सज़ा दी गई, और जो साथ में आ गए उनको आश्वासन दिया गया कि उनकी जागीरें वापस लौटा दी जाएंगी अगर वो सहयोग करते हैं, और उनकी सज़ा भी अगर उन पर सज़ा भी है किसी तरह की तो उनका पनिशमेंट माफ़ हो जाएगा, जुर्माना माफ़ हो जाएगा, और वो किसी भी तरह की शिकायत उनके साथ नहीं रखेंगे। इसके अंदर इस टॉपिक को एक बार हम फिर से रिवाइज कर सकते हैं। 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण केंद्र हैं यहाँ पर। मेरठ कैंट से इसकी स्टार्टिंग सबसे पहले हुई है, जो कि मेरठ यूपी में पड़ता है, दिल्ली के नज़दीक ही है। 10 मई से ये स्टार्ट हुआ। 31 मई डिक्लेयर था, लेकिन 10 मई को ही जल्दी ही इसको शुरू कर दिया गया। दिल्ली में जो क्रांति के नेता थे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय बुजुर्ग थे, इसलिए मना करते थे कि मैं नेतृत्व नहीं करूंगा, लेकिन विद्रोहियों के दबाव के अंदर उनको हाँ करनी पड़ी। उनको ये भी डर था कि अंग्रेज़ उनके साथ बहुत सख्ती से पेश आएंगे, और कानपुर के जो नेतृत्व करने वाले नेता थे नाना साहिब और तात्या टोपे, और झांसी से महारानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व कर रही थी। अवध से बिरजिस कादिर और उनकी माताजी बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रही थी, जो कि वाजिद अली शाह के पुत्र थे। कोलकाता स्टार्टेड रिवोल्ट बाय ऑर्डिनरी पीपल, यहाँ कोलकाता के अंदर आम लोगों के द्वारा इसको शुरू किया गया और सैनिकों के द्वारा शुरू किया गया। और बिहार के अंदर बिहार से कुंवर सिंह के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ। अब इसके बाद है इसके अंदर एक शाहमल, एक व्यक्ति है जिसका नाम हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8th पॉइंट के अंदर है शाहमल। शाहमल एक बड़ौत परगना जो कि यूपी में पड़ता था, वहाँ का एक जाट नेता था। ये वहाँ के 84 गांव थे जिसके अंदर इसने नेतृत्व किया। गांव गांव जाकर लोगों को मैसेज दिया कि अंग्रेज़ हमारा शोषण करते हैं, अंग्रेज़ों के खिलाफ एकजुट हो जाओ। विद्रोह के लिए उसने तैयार किया, और उसके कहने से काफ़ी संख्या में लोग एकजुट हो गए और उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया। और इस तरीके से जो शाहमल थे वो फेमस भी होते चले गए। अंग्रेज़ों को इस बात का पता चल गया, उनके खिलाफ युद्ध छेड़ा गया और वो युद्ध के मैदान में शाहमल मारे गए। लेकिन उससे पहले उन्होंने काफ़ी अंग्रेज़ों के सामने काफ़ी चुनौतियां पैदा की। बड़ौत परगना यूपी के अंदर पड़ता है, और यह जाट कुटुंब से अपना संबंध रखते थे, यानी जाट थे शाहमल। इसके अलावा मौलवी अहमदुल्ला शाह इसका दूसरा
एक और भी व्यक्ति थे, मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये हम इसके अंदर देख सकते हैं, ये दूसरे नेता थे। मौलवी अहमदुल्ला शाह की शिक्षा हैदराबाद से स्टार्ट हुई थी। हैदराबाद के अंदर पढ़ लिखने के बाद इनकी दिलचस्पी राष्ट्रीय मुद्दों की तरफ हो गई। ये यूपी के अंदर लखनऊ में एक बार प्रवचन करने जा रहे थे। ये हम जैसे कि इनके नाम से पता चल रहा है कि मुस्लिम धार्मिक संत थे और इनकी ताकत और इनकी बहादुरी के लिए इनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था। इनके बारे में ये विश्वास था लोगों को कि इनको कोई नहीं मार सकता है और ये अंग्रेज़ों से बढ़त हासिल है इनको, और अंग्रेज़ों से ज़्यादा शक्तिशाली हैं। ये चाहे तो अंग्रेज़ों को बाहर निकाल सकते हैं, उनके पास में जादुई शक्तियाँ हैं। इस तरह की कुछ बातें प्रचलित थी आम जनता के अंदर। आम जनता के लोग काफ़ी विश्वास भी करते थे उन पर। तो लखनऊ के अंदर जैसे ही ये 1856 के अंदर एक प्रवचन करने गए तो इनको मना कर दिया गया कि आप यहाँ पे कोई प्रवचन नहीं करेंगे, क्योंकि उनको अंग्रेज़ सरकार मानती थी कि इनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। जहाँ भी ये इस तरह का धरना प्रदर्शन या कोई भी प्रवचन करते हैं तो हज़ारों की संख्या में लोग एकजुट होते हैं और हो सकता है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ ये बगावत करने का एक नया तरीका विकसित करते हों, इसलिए उनको शक के दायरे में पहले ही ले लिया गया था। एक चिन्हाट के मैदान के अंदर 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा मौलवी अहमदुल्ला शाह को अपना नेता मान लिया और उससे पहले अंग्रेज़ों ने उनको शक में लेकर के उनको फैज़ाबाद जेल के अंदर बंद कर दिया। फैज़ाबाद जेल के अंदर जैसे ही वो बाहर आते ही 22वीं नेटिव इन्फेंट्री ने उनको अपना नेता माना और चिन्हाट के एक प्रसिद्ध युद्ध के अंदर उन्होंने हेनरी लॉरेंस की सैनिक टुकड़ियों को हरा दिया, जो कि एक अंग्रेज़ थे। अंग्रेज़ हेनरी लॉरेंस की टुकड़ियों को उन्होंने हरा दिया और अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। इस तरीके से हम देखते हैं कि मौलवी अहमदुल्ला शाह और शाह आलम, ये दोनों भी, इनका भी योगदान हम इस क्रांति के केंद्रों के अंदर हम इस योगदान को लिख सकते हैं और इनका भी यूपी से ही संबंध है, हम देखते हैं। और इस प्रकार आपके ये पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। सेकंड टॉपिक में इसके दमनात्मक कार्रवाई के बारे में बताना है हमें कि ब्रिटिश शासकों ने कौन कौन सी दमन की कार्रवाइयाँ चलाई। सबसे पहले मार्शल लॉ, शक के दायरे पर गिरफ्तार करके सीधा जेल में बंद कर देना। आम अधिकारियों को, जो अंग्रेज़ अधिकारी थे, उनको भी हक दे दिया गया कि वो भारतीयों के खिलाफ मुकदमे सुन सकते हैं और अगर किसी विद्रोह में किसी ने हिस्सा लिया है तो उसकी सिर्फ एक सज़ा रखेगी, सजाए मौत। और मिलिट्री एक्शन अगर ज़रूरत पड़ती थी तो सैन्य कार्रवाई करते थे आर्मी से, और आम जो विद्रोही सैनिक जो लोग होते थे विद्रोही, उन विद्रोहियों पर गोलियां बरसाई जाती थी, उन्हें मार दिया जाता था। और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, इसके अंदर पूरी कोशिश ये करते थे कि किसी भी तरीके से इन विद्रोहियों के अंदर फूट पड़ जाए। इसके अलावा डिप्लोमेसी, कूटनीति का बहुत बड़ा प्रभाव अंग्रेज़ों के द्वारा दिखाने को अस्तित्व में देखने को मिला। उसके प्रभाव में सबसे पहले ये बात थी कि इनके जो कूटनीति थी अंग्रेज़ों की, फूट डालो और शासन करो, और इस तरीके से इन्होंने जमींदारों और साहूकारों को अपने पक्ष में कर लिया और आम जनता को इतना ज़्यादा उनके साथ घुले मिले नहीं, लेकिन इन्होंने उन साहूकारों और जमींदारों के जरिए इन्होंने जो सैनिक विद्रोह था या फिर ये आम विद्रोह था, इस विद्रोह को कमज़ोर करने का प्रयास किया। उनकी ये चाल कामयाब हो गई। बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने इनका सहयोग किया। इन्होंने उनको आश्वासन दिया कि जैसे ही युद्ध समाप्त हो जाता है हम आपको जागीरें वापस कर देंगे, और जो लोग मतलब इनका सहयोग नहीं कर रहे थे उनको पनिशमेंट दिया जाता था, उन्हें जुर्माना दिया जाता था, और जो इनका सहयोग कर रहे थे उन्हें एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दिए जाते थे, पुरस्कार दिए जाते थे। इस प्रकार ये आपके दोनों टॉपिक पूरे होते हैं, क्रांति के केंद्र और दमन, अंग्रेज़ों के द्वारा अपनाई गई दमन की नीतियाँ। धन्यवाद।